हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू वाचिंग अंजलि's वाइट बोर्ड। और आज की इस वीडियो में हमें स्पेशल कोड्स वाला चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना था। सो लेट्स मूव फर्दर। तो हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पेंडिंग था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब ये क्या है, एज पर सेक्शन 408 यहाँ क्या मतलब कि हम क्या पढ़ रहे थे कि ट्रिब्यूनल्स का इस्टेब्लिशमेंट, उसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, अब जब ट्रिब्यूनल्स के इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हुआ हमारा एनसीएलटी। तो एनसीएलटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट, पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रिब्यूनल, ऐसा ट्रिब्यूनल जिसको एनसीएलटी कहा गया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जिसको एनसीएलटी कहा गया। और उसमें एक प्रेसिडेंट होगा और सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी टू बी अपॉइंटेड बाय इट बाय नोटिफिकेशन टू एक्सरसाइज सच ड्यूटीज, जो भी है। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? बाय नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एनसीएलटी में मेंबर्स होने चाहिए। तो मेंबर्स कैसे होंगे? एक प्रेसिडेंट होगा और इतने मतलब कि ऐसा स्पेसिफाइड नंबर्स नहीं बताया गया है कि एनसीएलटी में इतने नंबर्स के मेंबर होंगे। सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जब जितना भी नेसेसरी लगेगा उस हिसाब से वो अपॉइंट करेंगे मेंबर्स को। लेकिन दो तरीके के मेंबर्स होने चाहिए, एक जुडिशियल, ठीक है, और दूसरा टेक्निकल। अब यहाँ पे ना हमें नंबर स्पेसिफाइड नहीं करके बताया गया कि कितने, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को नेसेसरी लगेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो उतने अपॉइंट कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? टू एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज सच पावर्स एंड फंक्शंस एज आर और मे बी कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर दिस एक्ट। मतलब कि ऐसी ड्यूटीज को और ऐसे पावर्स को डिस्चार्ज करने के लिए जो कि इस एक्ट या किसी और लॉ में कहा गया होगा। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। और एपेलेट ट्रिब्यूनल अगर मैं कह रही हूँ उसका मतलब क्या है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल को भी, जैसे कि हमने ट्रिब्यूनल बोला, तो ट्रिब्यूनल को हम किस नाम से जानते हैं आज की डेट में? एनसीएलटी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जब हम एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो हम एपेलेट ट्रिब्यूनल को हम जानते हैं एनसीएलएटी के नाम से। ठीक है, ओके। अब जब हमने बात की ट्रिब्यूनल्स की, मतलब मैं दोनों को साथ में लेके बता रही हूँ, ट्रिब्यूनल्स की जब हमने बात की तो हमने देखा प्रेसिडेंट, जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स, बट नंबर स्पेसिफाइड नहीं थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जितने मेंबर्स जरूरी लगेंगे उनके अकॉर्डिंग वो उतने अपॉइंट करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल की, यानी कि अगर आप एनसीएलटी के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप कहाँ पे अपील करते हैं? एपेलेट ट्रिब्यूनल में करते हैं, दैट इज एनसीएलएटी। ठीक है, जब आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में वो करते हैं, अपील करते हैं, क्योंकि आप एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो इसलिए करते हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं एनसीएलएटी की, तो उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए? जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट होना चाहिए, किसमें? ट्रिब्यूनल में, एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। यहाँ पे क्या है, मेंबर्स कैसे होंगे? एक चेयरपर्सन होगा, सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 11, यानी कि एक तो चेयरपर्सन होगा, ओके। और ये बोला है सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स, आप कितने भी मेंबर्स रखिए नो प्रॉब्लम, बट इट शुड नॉट एक्सीड 11, यानी कि जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स को मिला के 11 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक चेयरपर्सन तो होगा ही और जुडिशियल टेक्निकल मेंबर्स होंगे, उतने हों कि एक्सीड ना करें 11 से। ठीक है, एज दी, यानी कि कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, पर 11 से ज्यादा नहीं हो सकते। वही फिर बाकी बात वही है, टू बी डीम फिट टू बी अपॉइंटेड बाय नोटिफिकेशन से अपॉइंट होंगे। किस लिए? फॉर हियरिंग अपील्स। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल में ये जो मेंबर्स हैं, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, चेयरपर्सन, और एपेलेट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी कि जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल का आया है उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए, या फिर नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए हमने एपेलेट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन किया है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब जो बात आती है वो आती है बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल की। तो अगर हम बेंचेस की बात करें, बेंचेस का मतलब क्या है? एक तरीके से हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोले तो ब्रांच। ठीक है, जैसे होता है ना कि बहुत सारे, जैसे कोई एक कंपनी हो उसके अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ताकि मतलब कि मान लो
कौन सी कंपनी का नाम लूँ, एक कंपनी है R1 RCM करके, तो वो यूएस बेस्ड कंपनी है और उसकी यहाँ पे अलग अलग क्या है ब्रांचेज हैं, ठीक है। अगर किसी हैदराबाद या किसी दिल्ली के या फिर मतलब कि मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो और आपको जॉब चाहिए, तो आप दिल्ली वाली कंपनी में अप्लाई करोगे। कोई हैदराबाद का वो है रेजिडेंट है उसका, तो वो कहाँ अप्लाई करेगा, हैदराबाद वाली कंपनी में अप्लाई करेगा। तो ये क्या है कि उसकी उसे वर्ड क्या बोल रहे हैं, अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, उसकी सुविधा अनुसार उसको जहाँ पे अप्लाई करना ईज़ी रहेगा, उसका आना-जाना जहाँ पे ईज़ी रहेगा, वो वहाँ अप्लाई करेगा। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ ट्रिब्यूनल के बेंचेस तो होते हैं, यहाँ पे तो ट्रिब्यूनल के बेंचेस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, हाई कोर्ट अलग-अलग स्टेट के हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के तो बेंचेस होते नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे दिल्ली में है, उसका प्रिंसिपल क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल के बेंचेस की, तो वो क्या है, पहली बात तो ट्रिब्यूनल का बेंच अगेन ट्रिब्यूनल के जो भी ऐसे होते हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उसके एनसीएलटी एनसीएलएटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, तो ऐसे ही जो नंबर ऑफ बेंचेस हैं वो भी ट्रिब्यूनल के कौन बाय नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा, ओके, ठीक है। अब मान लो कि इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि एक ट्रिब्यूनल का बेंच कहीं और किसी जगह खुल रहा है मतलब इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नोटिफाई करेगा कि सबको बताएगा स्पेसिफिकली कि कहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है। बाय नोटिफिकेशन उसको अनाउंस किया जाएगा। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल शेल बी एट न्यू दिल्ली, प्रिंसिपल बेंच कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में होगा। वहाँ पे विच शेल बी प्रेसिडाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है। देन वी हैव की पावर, ट्रिब्यूनल की पावर कौन एक्सरसाइज कर सकता है, बाय बेंचेस, ठीक है। बेंच कर सकते हैं ट्रिब्यूनल की पावर एक्सरसाइज। मेंबर्स कितने होंगे उन बेंच में, 2 मेंबर होंगे, आउट ऑफ होम एक तो होना चाहिए जुडिशियल, एक होना चाहिए टेक्निकल मेंबर, यानी हर एक बेंच में 2 मेंबर्स होने चाहिए, एक जुडिशियल एक टेक्निकल। प्रोवाइडेड अगर किसी भी ट्रिब्यूनल में ऐसा होता है कि मतलब मेंबर को लगता है कि मतलब ऐसी ट्रिब्यूनल है जहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि एक जुडिशियल मेंबर उस चीज़ को एक्सरसाइज कर सकता है, उस चीज़ को मैनेज कर सकता है, किसी भी केस को, सच क्लास ऑफ केसेस और सच मैटर्स पर्टेनिंग टू सच क्लासेस, मतलब कि किसी केस को हैंडल कर सकता है सिर्फ एक जुडिशियल मेंबर ही, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट के अप्रूवल यानी कि प्रेसिडेंट बाय जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू ये स्पेसिफाई कर देगा कि भैया इस ट्रिब्यूनल में, इस बेंच के ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक सिंगल जुडिशियल मेंबर ही है और वो ही पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है। प्रोवाइडेड फर्दर कि किसी भी स्टेज पे, अब ज़रूरी थोड़ी है कि एक बेंच में अगर एक मेंबर है और उससे वो केस हैंडल नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं, अगर उससे वो केस चीज़ हैंडल नहीं हो रही है तो वो उसी में अटका रहेगा, भैया कि मेरे को तो अपॉइंट कर लिया गया है, मैं ही यहाँ पे सिंगल वो हूँ, जुडिशियल मेंबर हूँ, अब मैं किसकी हेल्प लूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब वो अटक गया तो अटक गया। अगर किसी भी स्टेज पे आके लगता है कि भैया मेरे से ये केस हैंडल नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, टू या मतलब कि ज़रूरत ये लगेगी कि भैया एक जने से ही नहीं हो सकता, 2 मेंबर्स की ज़रूरत है ही, तो द केस और मैटर में बी ट्रांसफर्ड बाय, तो प्रेज़िडेंट उस केस को ट्रांसफर कर देगा, और एज द केस में बी रेफर टू हिम फॉर ट्रांसफर टू सच बेंच एज द प्रेसिडेंट में डीम फिट, ऐसे बेंच को ट्रांसफर कर देगा जहाँ पे उनको प्रेसिडेंट को ये लगता है कि यहाँ पे केस सॉल्व हो जाएगी प्रेसिडेंट की इच्छा अनुसार, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन, इतने मतलब कि नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगा कि कितने बेंचेस है ट्रिब्यूनल के, एज इट मे कंसीडर टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी, क्यों बेंचेस हैं, यही जुरिडिक्शन, ये इनकी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। इफ द मेंबर ऑफ अ बेंच डिफर इन ओपिनियन, अच्छा अब यहाँ पे डिसीजन के वे की बात हो रही है कि अगर कोई भी मेंबर को ये लगता है, या फिर मेंबर्स 2 हैं, हर एक बेंच में 2 मेंबर्स है ना, जुडिशियल और टेक्निकल, डिसीजन लेना है। अब क्या हो गया कि किसी एक मैटर पे डिसीजन, एक तो मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब अ, दोनों के ओपिनियंस मैच करने चाहिए, ठीक है। मैच नहीं करते अगर दोनों के ओपिनियंस और इक्वली डिवाइडेड, यानी कि जुडिशियल मेंबर कुछ कह रहा है, टेक्निकल मेंबर कुछ और कह रहा है, ठीक है, दोनों के डिसीजन सेम नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा कि उन पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स पे वो लोग डिफर कर रहे हैं, उनके पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, उनके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ऐसे केस को प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाएगा कि भैया हम यहाँ पे हमारे पॉइंट्स जो है डिफरेंस
क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे डिफर कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस को हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे एक दूसरे के। तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा कि उन पॉइंट्स की हियरिंग के लिए क्या कर देगा, दूसरे ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को वो केस रेफर कर देगा, ठीक है। और फिर जो भी वो दूसरे ट्रिब्यूनल के मेंबर्स मेजॉरिटी डिसीजन लेकर आते हैं, उस केस को फिर प्रेसिडेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और फिर प्रेसिडेंट उसका डिसीजन सुना देगा। यानी कि दूसरे ट्रिब्यूनल के मेंबर्स अगर मेजॉरिटी डिसीजन पे आ जाते हैं और जो उनका डिसीजन होगा, प्रेसिडेंट उस डिसीजन को अनाउंस कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट होता है, बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल और किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। तो इसमें हमें देखना है कि किस तरीके से ऑर्डर्स ट्रिब्यूनल पास करती है। तो आ जाते हैं इस पेज पे। ट्रिब्यूनल जब भी कोई ऑर्डर पास करेगी तो उस ऑर्डर पास करने से पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही वो ऑर्डर पास होगा। और tribunal may at any time within 2 years from the date of order with a view to rectifying any mistake, अगर जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से विदिन 2 years, मतलब कि उस टाइम से 2 साल के अंदर अंदर में अगर ट्रिब्यूनल को मतलब कि कोई अमेंडमेंट, मतलब कि कोई ऐसी मिस्टेक लगती है, ऑर्डर में चेंज नहीं, कोई ऐसी मिस्टेक लगती है, तो वो उसके विदिन 2 years में वो मिस्टेक को अमेंड कर सकती है। अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट एंड इट शैल मेक अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो मिस्टेक को अमेंड कर सकती है। देन थर्ड की जब भी वो ऑर्डर पास करेगी उसके बाद जो कॉपी होगी उस ऑर्डर की वो पार्टीज को सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अगर आप खुश नहीं है तो आप कहाँ पर प्रेफर करेंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में करेंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप कब अपील कर सकते हैं, पहली बात तो जब कंसेंट ऑर्डर पास होते हैं, यानी कि दोनों पार्टीज के कंसेंट से कोई ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास कर रही है, तो आप वो ऑर्डर्स को अप्लाई नहीं, अपील नहीं कर सकते अपीलेट ट्रिब्यूनल में। यानी कि ट्रिब्यूनल ने ऐसा कोई ऑर्डर पास किया है, सिविल में ही होता है ये ऑर्डर पास, कंसेंट ऑर्डर, ऐसा नहीं क्रिमिनल में नहीं होंगे, सिविल में ही होंगे। और कंसेंट दोनों पार्टी इसकी कंसेंट से कोई ऑर्डर पास किया गया है, तो वहां पे आप उस ऑर्डर को पास मतलब अपनी कंसेंट देने के बाद फिर आप कह रहे हैं कि हम अपील करेंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्योंकि हम खुश नहीं है, तो फिर आप कंसेंट ही ना दो, तो आप वो कंसेंट ऑर्डर्स को आप अपील नहीं कर सकते अपीलेट ट्रिब्यूनल में। थर्ड पॉइंट इज कि every appeal shall be filed within a period of 45 days from the date on which a copy of order of the tribunal is made available to the person aggrieved। यानी कि मान लो मैं अग्रीव्ड पार्टी हूँ और आज आज ऑर्डर की कॉपी आई है मेरे पास, जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया था उसकी कॉपी मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब आज की इस डेट से मैं विदिन 45 डेज, मतलब कि आज जो डेट है उससे 45 डेज के अंदर अंदर में अपील फाइल कर सकती हूँ कि इनको अपीलेट ट्रिब्यूनल को, लेकिन कब, जब मेरे पास ऑर्डर की कॉपी आ जाती है तब, यानी कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी मेरे को मिल जाती है उसके 45 डेज में, ठीक है, बाय सच फीस, जो भी फीस होगी। provided that the appellate tribunal may entertain an appeal after the expiry of said period। अगर मान लो कि जो 45 डेज का जो पीरियड बताया गया उसकी एक्सपायरी के बाद भी appellate ट्रिब्यूनल उन केसेस को ले सकती है, उन अपील्स को हैंडल कर सकती है, अगर क्या है, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within that period। उस पीरियड मतलब कि कोई ऐसा रीजन था, कोई ऐसा सफिशिएंट रीजन था जिसकी वजह से वो अपील नहीं कर पा रही थी अपीलेट ट्रिब्यूनल में विद इन 45 डेज, तो उनको और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, लेकिन वो 45 डेज मतलब कि वो जो एक्स्ट्रा 45 डेज उनको फिर मिलेंगे, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो 2 फरवरी, अरे ये तो बड़ा लाइट है, मान लो 2 फरवरी को आपको ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी रिसीव होती है, 2 फरवरी से 45 डेज, विद इन 45 डेज में, 2 फरवरी से विद इन 45 डेज में आप
अपील नहीं कर पाए, किसको एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील नहीं कर पाते हो विथ सफिशिएंट कॉज, कोई ऐसा सफिशिएंट रीजन है उसकी वजह से, तो आपको फर्दर 45 डेज मिल जाएंगे, बट अप टू 45 ही रहेगा, वो भी 45 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, ऑन द रिसीप्ट ऑफ एन अपील appellate tribunal shall after giving the parties to appeal reasonable opportunity, फिर वही reasonable opportunity of being heard दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही ट्रिब्यूनल को जैसा डिसीजन लगता है वैसा ऑर्डर पास हो जाएगा। अब कैसा हो सकता है, कंफर्मिंग। कंफर्मिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया था उसको एपेलेट ट्रिब्यूनल कंफर्म कर रहा है कि एनसीएलटी का ऑर्डर तो ठीक ही था, ठीक है। अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि नहीं उन्होंने ऑर्डर गलत पास किया था, तो वहां पे उसको मॉडिफाई कर देंगे। और सेटिंग असाइड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, या फिर उस ऑर्डर को जो अगेंस्ट में ऑर्डर वो हुआ था, पास हुआ था, उसको साइड करके अपना ऑर्डर पास कर देंगे। एपेलेट ट्रिब्यूनल वाले अपना ऑर्डर पास करेंगे जो उनको ठीक लगता है। जैसे कि मान लो एनसीएलटी ने कहा था कि आपको 1 करोड़ सामने वाली पार्टी को देने पड़ेंगे, लेकिन ये ऑर्डर उनको गलत लगता है, तो जो उनका अपना डिसीजन होगा वो उस डिसीजन को पास कर देंगे। और मॉडिफाइंग का मतलब क्या है कि मान लो 1 करोड़ एनसीएलटी ने कहा था कि पेनल्टी देनी पड़ेगी, बट एपेलेट ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि यहाँ पे बात 50 लाख से ही बन जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, ये मॉडिफाइंग है, ठीक है। और यहाँ पे है कि ये डिसीजन ही गलत लग रहा है, तो उसको उस डिसीजन को सेट असाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल बाय ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। इसमें क्या है कि जो भी एप्लीकेशन पेटिशन है वो ट्रिब्यूनल के पास जैसे ही आती है, जो भी अपील आती है, और वो एपेलेट ट्रिब्यूनल तक नहीं पहुंची, पहले हम ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, वो तो ट्रिब्यूनल को विद इन 3 मंथ्स में उस डिसीजन, उस एप्लीकेशन, उस पेटिशन से रिलेटेड डिसीजन और ऑर्डर पास करने होंगे। कितने मंथ्स का टाइम है उनके पास, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। कितने कहाँ गया, एक मिनट मैं ही लिखती हूँ, चलो वैसे ही लिखा हुआ है यहीं पे है। फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच एप्लीकेशन, कितने मंथ्स में वो एप्लीकेशन डिस्पोज होना चाहिए, वो पेटिशन डिस्पोज होना चाहिए विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। यानी कि मैं अग्रीव्ड पार्टी हूँ, मैंने ट्रिब्यूनल के आगे जाके अपील की है, मैंने अपना जो भी केस है वो प्रेजेंट किया है, तो ट्रिब्यूनल की क्या ऑब्लिगेशन है कि विद इन 3 मंथ्स में वो उनका उस अपील को, उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगी। डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि डिसीजन, ऐसे नहीं कि डिस्पोज ऑफ कर दिया बिना डिसीजन, बिना ऑर्डर के, सही डिसीजन ऑर्डर लेकर वो उस केस को डिस्पोज ऑफ करेगी। सेम इसी वे में अगर फर्दर अपील फाइल की जाती है एपेलेट ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल के डिसीजन से ना खुश होके, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल की भी यही ऑब्लिगेशन है कि वो विद इन 3 मंथ्स क्या कर देंगे, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन बिफोर एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो उस केस को क्या कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी, पासिंग ऑर्डर, ऑर्डर पास करने के बाद। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन और पिटीशन फाइल जो की है वो उस स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं डिस्पोज ऑफ किया गया है, जैसे कि सबसेक्शन 1 में कहा है, ट्रिब्यूनल ने नहीं किया या एपेलेट ट्रिब्यूनल ने नहीं किया, कोई भी केस हो सकता है, तो वहाँ पे क्या है, ट्रिब्यूनल या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल को रीजन स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। किसको रीजन स्पेसिफिकली वो बताएंगे, प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन को। अच्छा, चेयरपर्सन को कौन बताएगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल बताएंगे, और प्रेसिडेंट को कौन बताएगा, ट्रिब्यूनल्स बताएंगे, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल के मेंबर या एपेलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट को ये रीजन स्पेसिफाई करके बताएंगे। अब प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन को रीजंस जो लगते हैं वैलिड, उन रीजंस के बेस पे पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पीरियड शेल नॉट एक्सीड 90 डेज, यानी कि 3 मंथ्स तो दिया है, फिर एक्स्ट्रा 90 डेज दिए जाएंगे, उस 90 डेज से एक्सटेंड नहीं होगा, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, एज ही कंसीडर नेसेसरी। देन वी हैव अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप कब अपील करेंगे, क्या आप ट्रिब्यूनल से के ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप कहाँ अपील करते हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील करते हैं, ठीक है। विद इन 45 डेज जब आपको ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी,
ठीक है। आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे ये पता चल रहा है कि पावर्स अभी भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है कि आप इन दोनों के डिसीजन से खुश नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कब जाएंगे वो देखते हैं। एनी पर्सन अग्रीव बाय एनी ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं है, अगर आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप एपेलेट के पास जाएंगे। और अगर आप एपेलेट एपेलेट ट्रिब्यूनल वेट 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 अगर आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी खुश नहीं है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जिस दिन एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर रिसीव हुआ है टू हिम ऑन क्वेश्चनिंग ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। और ये क्या है? विद इन 60 डेज में क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के पास आप पहुंचेंगे। बट किसी कारणवश, यानी कि फर्दर एक सफिशिएंट कॉज था और उसकी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर पाए हैं विद इन 60 डेज, तो आपको फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज मिल जाएगा। ठीक है, सेम वही जैसे 90 डेज वाला हमने पढ़ा, आपको 60 डेज का फर्दर टाइम मिल जाएगा कि आप विद इन 60 डेज अपील कर सकते हैं किनके आगे? सुप्रीम कोर्ट के आगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसमें कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है उसकी बात हो रही है, तो देख लेते हैं। ट्रिब्यूनल और appellate ट्रिब्यूनल shall not while disposing of any proceeding before it or as the case, मतलब यहाँ पे जो भी लाइंस लिखी हैं उसका मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं जब भी कोई भी केस को डिस्पोज करेंगे तो मतलब कि बिना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए बिना वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? दैट यू शुड गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। ठीक है, कि यानी कि सामने वाली जो भी दोनों पार्टीज हैं उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना चाहिए। अच्छा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ट्रिब्यूनल एंड appellate ट्रिब्यूनल shall not while disposing of any proceeding before it or as the case may be an appeal before it be bound by procedure laid down CPC but shall be guided, यानी कि CPC के प्रोसीजर से वो बाउंडेड नहीं है बट उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और जो भी ये इंसॉल्वेंसी बैंक, मतलब मेन बात यहाँ पे क्या है कि CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड का जो 1908 हमारा जो ये CPC है उसके प्रोसीजर, जो वो प्रोसीजर्स बताए गए हैं उनमें उससे बाउंडेड नहीं है कि ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल को उनके प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करना, बट उनको एक चीज़ फॉलो करनी है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रिब्यूनल एंड, अच्छा एक और चीज़, ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, वो अपने प्रोसीजर्स भी बना सकती है। एंड आई थिंक यू वर मिसिंग दिस डॉग जो कि अपना मधुर गीत सुना रहा है आपको। अगर आ रही है आवाज़ तो बहुत प्यारी बात है और नहीं आ रही तो उससे भी प्यारी बात है। ओके, उसके बाद ट्रिब्यूनल अपना खुद का प्रोसीजर बना सकता है, एपेलेट ट्रिब्यूनल भी अपना प्रोसीजर बना सकता है। शैल हैव फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन अंडर दिस एक्ट, एक मिनट, किस तरीके से? while trying a suit in respect of following matters, इन मैटर्स में समनिंग। अच्छा ये ना, ये वाला पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, यहाँ पे तो ये प्रोसीजर्स हैं, मैटर्स हैं किस तरीके के, ये थर्ड पॉइंट जो है ये है इम्पोर्टेंट। एक मिनट, हाँ, any order made by tribunal or appellate tribunal may be enforced by that tribunal in the same manner as if it were a decree made by court in a suit pending therein। आपको प्रोसीजर सिविल वाला फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट आप कोई भी ऑर्डर लेकर आ रहे हैं वो सेम उस मैनर में होना चाहिए जैसे कि कोई कोर्ट उस ऑर्डर को पास करता है। ठीक है, एंड इट शेल बी लॉफुल फॉर द ट्रिब्यूनल, और लॉफुल होना चाहिए ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल टू सेंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर टू द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स। अब ये क्या है? अगर हम बात करते हैं कि ROC का कोई केस है तो वो ऑर्डर कैसे होगा? इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट अ कंपनी, तो अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर है तो कहाँ जाएगा? जहाँ पे उस कंपनी का ROC सिचुएटेड है। ठीक है, और अगर कोई इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास किया गया है तो जहाँ पे वो पर्सन वॉलेंट्री रिसाइड, यानी कि अगर मैं केरला में रह रही हूँ
तो और मेरे अगेंस्ट में कोई ऑर्डर है, या फिर मैं बिजनेस जहाँ पे अपना कैरी कर रही हूँ या पर्सनली जहाँ मैं काम करती हूँ, वहाँ पे मुझे वो ऑर्डर क्या मिलेगा, मतलब वो ऑर्डर मेरे अगेंस्ट उस जगह पे पास किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे मैं रह रही हूँ या मेरा बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है। ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल शैल डीम टू बी, अच्छा, ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर्स, जो भी प्रोसीडिंग्स करते हैं उनको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल के जितने भी डिसीजन, जो भी उनके काम होते हैं, उनको हमने जुडिशियल प्रोसीडिंग, और वैसे भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इजी करने के लिए ही ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज डेलीगेशन ऑफ पावर्स। ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल किस तरीके से पावर्स डेलीगेट करती है। अगर मान लो किसी मान लो कंपनी के अगेंस्ट ही होता है ये, तो मान लो किसी ने कोई अपील की है ट्रिब्यूनल या एपलेट ट्रिब्यूनल के आगे, तो क्या करेंगे, बाय जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर। हमें इनका डिफरेंस पता है। जनरल यानी कि जब बहुत सारे ऑर्डर्स के बीच में मतलब कि ऑर्डर्स का मिक्सचर होता है, कि बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, या फिर फॉर दैट पर्पस ओनली एक ऑर्डर पास होता है, उसको कहते हैं स्पेशल पर्पस। और जब बहुत सारे ऑर्डर पास होते हैं उसको कहते हैं हम जनरल ऑर्डर, ठीक है। तो क्या कर सकती है, इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एनी ऑफ इट्स ऑफिसर, वो अपने ऑफिसर, अब ये तो नहीं है कि ट्रिब्यूनल अगर पावर डेलीगेट करेगा कि मतलब जाके आप वो करिए, इंस्पेक्शन करिए, तो ऐसा तो है नहीं कि जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर जाके इंस्पेक्शन करेगा। वो क्या करेंगे, अपने ऑफिसर्स या एम्प्लॉय को या फिर किसी और पर्सन को ऑथराइज करेंगे बाय टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर, कोई भी मैटर की इंक्वायरी के लिए, ठीक है, एज द केस में बी अपील बिफोर एंड रिपोर्ट टू इट इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। जिस तरीके से स्पेसिफाई किया गया है, जितने दिन में कहा गया है कि आप वापस से रिवर्ट बैक करिए अपने जुडिशियल मेंबर्स को, उस तरीके से आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मान लो कि मुझे ट्रिब्यूनल या एपलेट ट्रिब्यूनल में केस फाइल करना तो मैं किसको ऑथराइज करूंगी। ट्रिब्यूनल्स का कॉन्स्टिट्यूशन, अपीलेट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम को इजी करने के लिए बना है, और किस मैनर में, सिविल केसेस के मैनर में, क्रिमिनल केसेस के मैनर में ट्रिब्यूनल के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। जब बात हमारी आती है पब्लिक वेलफेयर के लिए या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, वहाँ पे ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल केस को एंटरटेन नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पे मेन बात क्या है कि आप लीगल रिप्रेजेंटेशन किसको रखते हैं, कि आप अपने केस को जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कौन प्रेजेंट करेगा। तो ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल हमारा कॉन्स्टिट्यूट ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम को इजी बनाने के लिए। और ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लॉयर को ही अपॉइंट करें। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, आप खुद, अगर आप खुद अग्रीव्ड हैं तो आप खुद भी अपीयर हो सकते हैं और लीगल रिप्रेजेंटेशन अपने केस का कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने केस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। उसके बाद है, आप ऑथराइज कर लो वन और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। ऑथराइज वन और मोर, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है यहाँ पे कि आपको एक ही रखना है या ज़्यादा ही रखने हैं। वन और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इन तीनों में से आप किसी को भी हायर कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद को भी रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो, या फिर कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर्स और एनी अदर पर्सन टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर द ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल, या फिर कोई और पर्सन इनके अलावा भी हो सकता है, एज द केस मे बी, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे हमें देखना है एक तो लिमिटेशन वाला पॉइंट, कि जितने भी हमें लिमिटेशंस बताए हैं टाइमिंग्स को लेकर, जैसे कि 60 डे 40 डे 5 डेज वाली टाइम लिमिटेशंस, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल है सारी प्रोसीडिंग्स में। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, छोटा सा पॉइंट है। इसके बाद ये प्रोसीजर है अपील का, कि आपका अपील होना चाहिए, पिटीशन होना चाहिए, इट शुड बी इन इंग्लिश, और अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता या आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ट्रांसलेट कराइए, और वो ट्रांसलेशन जो है सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। आरओसी के रजिस्ट्रार को सर्टिफाई करेगा, उसके बाद ही वो आगे प्रोसीड कर पाएगा। फिर जो आपका क्या बोलते हैं, प्रोसीडिंग्स में जो आपका
अपील होना चाहिए, उसमें वो जो लेटर या जो ड्राफ्ट होगा वो कैसे होगा, स्टार्टिंग होगी उसकी बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। उसके बाद फिर अपील, पिटिशन, एप्लीकेशन और काउंटर और ऑब्जेक्शन शेल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, यानी कि आपकी जो अपील है वो पैराग्राफ में डिवाइडेड होनी चाहिए और उसमें कॉन्सिक्यूटिवली नंबर होने चाहिए, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पैराग्राफ सब में कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के तरीके से डिवाइड किए जाने चाहिए। एंड ईच पैराग्राफ शेल कंटेन एज क्लियरली एज मे बी अ सेपरेट फैक्ट, हर पैराग्राफ में एक अलग फैक्ट, एक अलग पॉइंट होना चाहिए, एक अलग एलिगेशन होना चाहिए। ओके, एक मिनट। फिर फुल नेम होना चाहिए, एज डिस्क्रिप्शन जिसके बारे में आप ये अपील कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए इन द सेम अपील। द नेम ऑफ पार्टीज, जो भी पार्टीज है उनका शेल बी, मतलब कि जैसे मान लो, अच्छा यहाँ पे पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जिस भी पार्टी की डिटेल है, अब मान लो कि उस पार्टी के उसकी पटिशन को एक नंबर दिया गया है, दैट इज नंबर 55, अगर 55 नंबर दिया गया है, ठीक है, और फिर मान लो उस बंदे की डेथ हो जाती है जिसने अपील किया है, और फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है उस केस को आगे प्रोसीड करने के लिए, तो उसको भी क्या दिया जाएगा, 55 ही दिया जाएगा नंबर। बट इन केस 55 है, 55 के बाद उसके दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, तो कैसे उसको उनको दिया जाएगा, और वो अगर उस केस में आ जाते हैं 55 की जगह, तो 55A, 55B, 55C, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है कि जिस पार्टी को एक नंबर अलॉट किया जाएगा और वो नंबर से ही उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो बंदा जिसने पिटीशन फाइल किया उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसी नंबर के साथ अलॉट किया जाएगा, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डेथ, ये देख लिया विषय। अब यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, कैविएट वाला। इधर आ जाते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कॉपीज टू बी फाइल, कितनी कॉपीज फाइल होंगी, तो 3 कॉपीज फाइल होंगी, 3 कॉपीज जाएंगी, ठीक है। 3 ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ अपील और petition और application, counter, objection as the case may be shall deliver 1 copy to each of the opposite party, जिसने भी मतलब कि जो भी ये जो कॉपीज हैं, अपील की कॉपीज हैं, तो ऑपोजिट पार्टीज को एक कॉपी सेंड की जाएगी, ठीक है। लॉजिंग ऑफ कैविएट, पहली बात तो कैविएट क्या है, कैविएट ये है कि मान लो आपको पता है ये ए है और ये बी है, ए को पता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बी जो है कोर्ट की तरफ जाके मेरे अगेंस्ट में केस फाइल करेगा, तो ए क्या करेगा, पहले ही ना एक कैविएट दे आएगा कोर्ट को, दैट आई एम रेडी फॉर द केस। अगर बी मेरे अगेंस्ट में कुछ भी केस फाइल करता है, या कैविएट में वो ये भी बता सकता है कि बी जो आपके पास मेरे अगेंस्ट लेकर आएगा ना, फालतू है, उसको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। या फिर कैविएट में ये भी हो सकता है कि बी जो मेरे अगेंस्ट केस करने वाला है, मैं उसके लिए मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, डिफेंडेंट के लिए वो रेडी है। तो उससे क्या होगा कि बी को इससे क्या पता चल रहा है कि सामने वाली पार्टी इस चीज के लिए रेडी है, बट ऐसा मान लो कि ऐसी एक की ओवर थिंकिंग की वजह से, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि बी जो है कैविएट फाइल कर, सॉरी, बी जो है केस कर सकता है और मैं कैविएट फाइल कर देता हूँ, बट बी ने क्या किया, बी ने उस कैविएट के विदिन 90 डेज में किया ही नहीं, केस ही फाइल नहीं किया, तो वो कैविएट क्या हो जाएगा, देन दिस कैविएट शैल लैप्स, ये कैविएट लैप्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर मान लो फिर भी ए को लग रहा है कि अब ये 90 डेज जो चले गए ना, मैं फिर भी मेरे को लग रहा है कि इस 90 डेज के बाद ये बहुत शाना बंदा है, इस 90 डेज के बाद फिर केस कर सकता है मेरे पे अब ये केस, तो वो दोबारा कैविएट फाइल कर सकता है, ठीक है। ये जस्ट एक सामने वाली पार्टी को ये बताना है कि मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए। ये एनी पर्सन में लॉज अ कैविएट इन ट्रिप्लिकेट इन एनी अपील और पिटीशन और एप्लीकेशन, मतलब कोई भी इंसान कैविएट फाइल कर सकता है, किसको, ट्रिब्यूनल्स को, बाय पेइंग, कोर्ट को भी कर सकता है बाय पे, जो भी फीस है उनकी, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कर सकता है। द कैविएट शैल रिमेन वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 90 डेज, जिस दिन उसने फाइल किया है वो कैविएट,
आज अगर कैविएट फाइल हो रहा है तो उसके 90 डेज के अंदर 90 डेज तक वो वैलिड रहेगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ, अरे अरे अरे, ये जो पॉइंट है इंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका पेटिशन है ना, ये आपका पेटिशन है, ये आपका पेटिशन है, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं पॉइंट्स में जैसे कहा गया था। उसके फुट पे, एट द फुट ऑफ एवरी पेटिशन अपील प्लीडिंग देयर शैल अपीयर द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। जिस भी मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम और सिग्नेचर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, every petition or appeal shall be signed and verified by the party concerned in a manner provided the, जो भी एनसीएलटी का रूल बता रहा है उस मैनर में जो भी पेटिशन है वो वेरीफाइड और साइंड होने चाहिए बाय द पार्टी, ठीक है। जो भी कंसर्न पार्टी है उसके थ्रू वो वेरीफाइड और साइंड होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या है कि इंग्लिश में ही हम पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश में होने चाहिए। और अगर आपको, चलो दोबारा देख लेते हैं। or document other than in English language intended to be used in any proceeding before the tribunal shall be received by registry। रजिस्ट्री उसको रिसीव करेगा अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, बाय अ कॉपी इन इंग्लिश विच इज़ एग्रीड टू बाय, मतलब कि एक कॉपी होगी जो कि इंग्लिश में होगी, दोनों पार्टी उस पर एग्री करेगी। और फिर सर्टिफाइड टू बी अ ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, कोई सर्टिफाइड कॉपी होगी जो कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होगी ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी, पार्टी के बिहाफ पे कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जिसको अंग्रेजी आती होगी वो क्या करेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सर्टिफाई करके फिर ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टीज के बिहाफ पे, या फिर कोई एडवोकेट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वेदर एंगेज इन द केस और नॉट, वो केस में एंगेज है या नहीं है, और इफ द एडवोकेट और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंगेज इन द केस ऑफ ऑथेंटिकेट सच, मतलब कि उस सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है, उसमें जो बातें कही गई हैं वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए और सर्टिफाइड होनी चाहिए। अपील और petition और other proceeding shall not be set down for hearing until and unless all parties confirm that all the documents, यानी कि जो भी उस petition में documents हैं they intend to rely are in English or have been translated into English and required number of copies, और जो भी जितने भी कॉपीज चाहिए ट्रिब्यूनल में फाइल करने के लिए वो होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि उस केस से रिलेटेड, उससे पहले जब तक ये सारी चीज़ें प्रिपेयर नहीं है उससे पहले क्या नहीं हो सकता, हियरिंग नहीं हो सकती या कोई भी ऑर्डर पास नहीं हो सकता। नॉर्मल सी बात है ये। ओके, फिर आ जाते हैं आगे थोड़ा। आगे का जो टॉपिक है उसके लिए हमें जाना होगा थोड़ा सा नीचे, और ये है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस। इसमें क्या है, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस का मतलब क्या है कि अगर आपको कोर्ट से स्टे चाहिए या कंडोनेशन ऑफ डिले चाहिए, एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब ऑफ ऑर्डर अपील अगेंस्ट और एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर इन पेंडिंग मैटर्स, ये आपको कोर्ट के आगे अपील करना है। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का मतलब है कि आप ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जहाँ पे आपको, मान लो आप बीमार हैं या आप अभी कोर्ट, मतलब कि इस अपील जो अपील हुआ है या अगर आपके अगेंस्ट अपील हुआ है तो आप अभी उस केस को नहीं लड़ सकते, तो आप कोर्ट को कह सकते हो इस इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के थ्रू कि मतलब कि केस को अभी थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाए, स्टे ऑर्डर लगा दे, स्टे यानी कि उसको स्टे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है इंजंक्शन वाला, वो अलग है, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्शन, कंडोनेशन ऑफ डिले का मतलब कि अगर आपको कहा गया है कि कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए और आप वो नहीं प्रेजेंट कर पाया, आपने डिले कर दिया, आपने कोई प्रूफ लाने में डिले कर दिया, तो वहाँ पे आप वो जो माफ़ी मांगेंगे, मतलब केस चल रहा है उसके बीच में जो चीज़ें होती हैं, इंटरलोकेटरी का मतलब बीच में होने वाली, जब केस चल रहा है उसके बीच में होने वाली चीज़ें, आपको केस के बीच में स्टे चाहिए,
आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्रेजेंट किया, उसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं, या एग्जेम्पशन, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट का प्रूफ, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ आपको प्रोड्यूस करना है डॉक्यूमेंट, वो आपके पास नहीं है, उसका कॉपी नहीं है, तो उसके लिए भी आप एग्जेम्पशन मांग सकते हो कि मेरे पास अब ये चीज़ नहीं है, मैं नहीं दे सकता, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल कर दी तो आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। एनसीएलटी या एनसीएलएटी आपको उस चीज़ के लिए मना भी, आपको रोक भी सकती है कि भैया हम ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ईज़ी पॉइंट है। उसके बाद द राइट्स ऑफ अ पार्टी टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के आगे किस तरीके से अपीयर होंगे, तो आप अपना पहले तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो अपीयरेंस कैसे देगा, वकालतनामा के थ्रू या फिर मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस इन फॉर्म नंबर एनसीएलटी 12, ये बताते हुए कि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और ये वकालतनामा के थ्रू, अपीयरेंस थ्रू फाइलिंग ऑफ वकालतनामा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, अब क्या है, केस अगर आपको करना है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी और आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेट में लिक्विडेट मी, या फिर ऑथराइज एन ऑफिसर और एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट इन द प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल, आप इनके अगेंस्ट में भी अपील कर सकते हैं, आप आरओसी के अगेंस्ट में भी अपील कर सकते हैं। अब अगर आप इनके अगेंस्ट में अपील करते हैं तो ये भी एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेकर आएंगे। वो कैसे होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, शेल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जूनियर टाइम्स के लिए गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, तो जो जिनको ये अपॉइंट करेंगे वो इस पोस्ट यानी जूनियर टाइम स्केल के नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कंपनी प्रोसिक्यूटर होना चाहिए, यानी कि जो कंपनी रिलेटेड केस लड़ते हों, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के आगे जो भी प्रोसीडिंग चल रही है तो ट्रिब्यूनल का हक है उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का, वो आरओसी से इंफॉर्मेशन ले सकती है, आरओसी को कह सकती है कि इंफॉर्मेशन सबमिट कराया जाए ऑन द अफेयर्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द एमसीए 21 पोर्टल, रीजन फॉर सच डायरेक्शन शेल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ठीक है। देयर शेल बी नो ऑडियो, अच्छा जो भी रीजन होने चाहिए वो राइटिंग में होने चाहिए, कोई ऑडियो वीडियो की नहीं होगी। और यहाँ पे देयर शेल बी नो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द बेंच प्रोसीडिंग बाय द पार्टीज ऑन देयर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट होता है खल्लास, खत्म। अब यहाँ पे जो हमारा मेन बचा है वो बचा है स्पेशल कोर्ट वाला, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट। टिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।